चलो चलो जी, जो बड़ा बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। जो डिस्प्रपोर्शनेशन जो अंकल हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शंस में, हमने रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था। आज अपन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। होता क्या है बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? तो देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो रेडॉक्स में क्या होता है, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन। ये भी रेडॉक्स ही है, लेकिन इसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट का सेमी का रिडक्शन सेमी का ऑक्सीडेशन। तो जैसे हमारे पास I2 कन्वर्ट होता है बेटा I माइनस प्लस IO3 माइनस में। क्लियर है? हमसे कहा गया कि इससे क्या करना है बेटा बैलेंस। अब देखो डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे, आयोडीन 0 से -1 में गया रिडक्शन, देख लो आ जाए बेटा। आयोडीन 0 से किस में जा रहा है, -1 में, तो इसी का क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन। और आयोडीन 0 से किस में जा रहा है बेटा +5 में, तो इसी का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का रिडक्शन क्या कहलाता है बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है, लेकिन जो हमने जो मेथड पढ़ा है वो तो इस पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमें तो इसके टॉपिक उसके सर करने की आदत है, वो तो इस पे हम कर ही नहीं सकते। इन किसने कहा कि आगे से बैलेंस करो, पीछे से कर दो, क्या कर दो बेटा? नहीं, मैंने कहा जिसको बैलेंस कर दिया उसको छेड़ो मत। तो आज मैं इधर से करूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा। तो अब देखो वापिस यहाँ से ये -1 से 0 में गया, कितने का चेंज आया बेटा 1 का। और कितने आयोडीन है 1 ही, तो चेंज कितने का होगा 1 का। +5 से किस में गया 0 में, कितने का चेंज आया 5 का। कितने आयोडीन है 1, तो चेंज कितने का आया। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये चीज समझ में आई बेटा? अब देखो इधर से कितने आयोडीन हो गए बेटा 6, तो इधर भी कितने होने चाहिए 6। इधर कितने ऑक्सीजन है 3, तो इधर भी कितने H2 होने चाहिए 3। क्लियर है, और इधर क्या होने चाहिए 6 से। और मैंने कहा बेटा जब भी बेटा आपके पास में प्रोडक्ट में H+ आ जाए, क्या आ जाए बेटा प्रोडक्ट में H+ आ जाए, मतलब रिएक्शन को चेंज करने की जरूरत है। क्लियर है, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम की नहीं होकर बेसिक की है, किसकी है। अब इसको एसिडिक से बेसिक में ले जाने के लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों जितने H+ उतने OH- दोनों तरफ जोड़ दो, उतने OH- क्या कर दो बेटा दोनों तरफ है। जैसे बेटा जी दोनों तरफ आप OH- जोड़ोगे क्या आएगा 3H2O + 6OH- + 3I2 कन्वर्ट होता है 5I- + IO3- प्लस। अब जो 6H + 6OH- मिलकर क्या बना देंगे 6H2। क्या बना देंगे 6 से, इधर 6H2O इधर 3H2O कट के क्या बच जाएंगे बेटा 3H2। ये किस में हो गई बेटा आपकी बेसिक मीडियम में। तो आप रिएक्शन को देख के अपने आप पता लग जाएगा कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम की है या क्लियर है। तो इस बात को लिख लेना। if H+ present in reactant side, if H+ present in reactant side, then reaction carried out in acidic medium. If H+ present in a reactant side, then reaction carried out in a acidic medium. Clear? Next लिखो if H+ present in, if H+ present in product side, reaction carried out in बेसिक मीडियम। रिएक्शन किस में कैरिड आउट होगी बेटा बेसिक मीडियम में कैरिड आउट होगी। क्लियर है। और एसिडिक को बेसिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ गए। हाँ बेटा जी, क्योंकि दोनों 6 इधर 6H+ थे, तो दोनों तरफ 6OH- ऐड करूंगा ना, तो न्यूट्रल हो जाएगी, एसिडिक खत्म हो जाएगा, क्या जाएगा बेसिक आ गया ना अपने आप ही। हाँ, बेसिक मीडियम के तो बेसिक मीडियम लाना जरूरी है। 6OH रह गया, ये कुछ नहीं। 3H इधर 6H + 6OH- मिलकर 6H2O बनाया, इधर भी 3H2 इधर 6H2, तो H2 से H2 कट जाएगा ना। हाँ हाँ और 6H+ हाँ 6H2 हो गया। यहाँ पे 3H2O था 6OH- रह गया, कुछ नहीं हुआ ना, यहाँ तो रिएक्शन हुई ना आपस में, यहाँ रिएक्शन नहीं हुई,
ये तो एक ट्रिक है बनाने की, जितना H प्लस उतना दोनों तरफ OH माइनस जोड़ दो, इधर रिएक्शन होके H2O बन जाएगा, इधर कुछ नहीं बनेगा, तभी तो मीडियम बेसिक आएगा। ये तो ट्रिक है, कोई कंसेप्ट थोड़ी है। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कि जो आपका P4 है बेटा, वो रिएक्शन करता है और बनाता है बेटा आपका PH3 प्लस HPO2 माइनस, सॉरी H2PO2 माइनस, नॉट HPO2। चलो जी करके दिखाओ स्पीडली। देखो ध्यान से, यहाँ पे फॉस्फोरस किस में है बेटा? +3 में। यहाँ पे प्लस है -3 में, इधर फास्फोरस किस में है? +1 में। तो बेटा ये -3 से 0 में गया, कितने का चेंज आया? 3 का। ये +1 से 0 में गया, कितने का चेंज आया? 1 का। बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन बैलेंस करें, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 6। तो इधर क्या होने चाहिए? 6 H2O। तो कितने H प्लस आए? 6 कितने आएंगे? 12 है, तो 6 तो है हमारे पास में। अच्छा 9 है तो 3 H प्लस, क्या आ जाएगा? 3 है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? OH माइनस जोड़ के किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा? बेसिक मीडियम में। जैसे आप इसे OH माइनस जोड़ोगे तो इधर बच जाएगा 3H2O। मैं सीधा लिख रहा हूँ 3OH माइनस प्लस P4 कन्वर्ट होता है बेटा PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या जोड़ा बेटा? OH माइनस। क्या जोड़ा? OH माइनस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी इधर लास्ट में बचे इधर बचे। नेक्स्ट स्टडी लगाना बेटा, बैलेंस ऑफ स्पेशल रिएक्शन। अब थोड़ा ध्यान से, ये आपके पास लिखा हुआ है KMnO4 प्लस HCl प्लस KCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। क्लियर है? यहाँ पे Mn किस फॉर्म में बेटा? +7 में। किस में है बेटा? यहाँ क्लोरीन -1 में। यहाँ क्लोरीन किस में है बेटा? यहाँ क्लोरीन -1 में। Mn किस में है बेटा? +2 में। क्लोरीन किस में है बेटा? 0 में। H2O तो क्यों लगा दिया? अब तो इस रिएक्शन में दिक्कत क्या है कि आप जब यहाँ से सोचोगे तो Mn तो 7 से 2 में जा रहा है, लेकिन Cl -1 से -1 में भी जा रहा है, -1 से हमें क्या पता किस में गया है। इसका मतलब ये दोगला है। ये क्या है? दोगला। और दोगलों की बात हमें नहीं करते। क्लियर है? ये दोगला हो गया। कहता है -1 से किस में जा रहा है? -1 में। -1 से किस में जा रहा है? 0 में। हाँ तो नहीं, इसमें तो है, जब क्लोरीन में जाता तो है। हाँ कुछ किसका? तो डिस्प्रपोर्शनेशन है थोड़ी है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन थोड़ी, नए टॉपिक बोल दिया ना। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी कि क्लोरीन दो बात कर रहा है। कितनी बात कर रहा है? कैसे है कि -1 से -1 में, -1 से 0 में, इसलिए हम इस पर यूज नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे बेटा? इसको छोड़ देते हैं कि इधर से इधर आएंगे नहीं, हम पीछे चलते हैं। क्या चलते हैं? अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ Mn +2 से +7 में जा रहा है, 5 का चेंज, और 0 से किस में आ रहा है? इस क्लोरीन की भी बात नहीं कर रहा मैं, तो इस Mn और इस Cl की बात कर रहा हूँ। क्या ये दोनों एकदम सही बोल रहे हैं? 0 से -1, +2 से +7, तो हम इधर से बैलेंस करेंगे। +2 से +7 में जा रहा है, कितने का चेंज आया? 5 का। कितने का चेंज आया? 5 का। और अगर 5 का चेंज आया तो कितना आया? फैक्टर है 5। क्लियर है? 0 से -1 में आया, कितने का चेंज आया? 1 का। लेकिन कितने क्लोरीन है? 2। तो कितना हो गया? 2। इधर Mn 2, अब वो दोनों बैलेंस हो चुके हैं, तो इधर भी Mn कितने होने चाहिए? 2। इधर पोटेशियम 2 है, तो इधर भी पोटेशियम कितने होने चाहिए? 2। इधर क्लोरीन कितने है बेटा? 10। 10 और 14 और 2 16, तो इधर ये भी कितने होने चाहिए? 16। इधर ऑक्सीजन कितने? 8।
तो इधर भी कितने होने चाहिए? इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 16, इधर भी 16। चमका? हाँ जी, क्यों बेटा? इधर से ये HCl दोगला है ना बेटा, -1 से -1 में भी जा रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, मुझे क्या पता क्या हो रहा है? किससे? इस KCl से -7 से -1 में जा रहा है, क्या हुआ? रेडॉक्स है। मुझे रेडॉक्स चाहिए, क्या चाहिए? और एक तरफा चाहिए। आ रही बात समझ में? चलो बैलेंस करो भाई, फटाफट स्पीडली बैलेंस करो। देखो ध्यान से, यहाँ क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +6। यहाँ क्लोरीन किसमें? -1। यहाँ क्लोरीन किसमें बेटा? -1। यहाँ क्रोमियम किसमें? +3। और यहाँ क्लोरीन किसमें? 0 में। क्लियर है? तो अगर अपन बात करें तो ये Cl तो दोगलापन दिखा रहा है, तो अपन पीछे चलेंगे, +3 से +6 में कितने का चेंज? 3 का। एक क्रोमियम में तो 3 ही आएगा। 0 से -1 में कितने का चेंज? 1 का। 2 क्लोरीन के लिए 2 का। कितने क्रोमियम? 2, तो इधर भी कितने? 2। पोटेशियम कितने? 2, तो इधर भी कितने? 2। क्लोरीन गिनो कितने बेटा? 6। 6 और 6 12, 12 और 2 14। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 7, तो इधर भी कितने होने चाहिए बेटा? बोलो, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। क्लोरीन 2 है, उससे किसने कहा, कितनी बार बताया, जिससे निकालना है उसका देखेंगे ना बेटा। उसमें कितने पर मोलिक्यूल, उसका देखना है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, कॉपर रिएक्ट करता है बेटा HNO3 से। किससे रिएक्ट करता है बेटा? रिएक्ट करके बनाता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO। करो बैलेंस, स्पीडली करो। हाँ जी, कर लिया। तो देखो बेटा, यहाँ NO3 है बेटा, इसमें नाइट्रोजन +5 में है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन किसमें है? यहाँ कार्बन नाइट्रोजन किसमें है बेटा? +2 में। कॉपर किसमें है? +2 में। और यहाँ कॉपर किसमें है? 0 में। इस नाइट्रोजन की बात नहीं मानी जा सकती। +5 से +5 में जा रहा है, मतलब क्या है? दोगला है। +5 से +5 भी है, +5 से +1 रिवर्स। चलो क्या करो बेटा, +2 से +5 में जा रहा है, कितने का चेंज है? 3 का। 2 से 0 में जा रहा है, कितने का चेंज हुआ? 2 लगा दो। कॉपर कितने हुए? 3, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 3। नाइट्रोजन कितने इधर? 6 और 2 8, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 8। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 24। इधर कितने हैं बेटा? 6 और 3 18, 18 और 2 20 है। 20 है, तो इधर क्या होने चाहिए? 4H2, और उधर 4H2 लगाते हैं, HNO3 आ गया 8। बोलो, कोई दिक्कत है? तो क्या क्या बेटा? नहीं जाता तो फिर तो किसी इधर से करो, तो इधर से करो, बैलेंस करने में कोई दिक्कत है नहीं है भाई। अपन ने शुरुआत में इधर से की थी, इधर से भी करती तो शुरुआत वाले रिएक्शन में कोई दिक्कत है नहीं है, सेम ही आता। लेकिन जिनको तू I2S लगा देती उनका नंबर नहीं बदलना, फिर दूसरों के नंबर बदलेंगे। अब हम पीछे से क्यों चल रहे हैं बेटा? किस तरह इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है? 2-2 में जा रहा है। क्लियर है? तो मैं किस पे विश्वास करूं? नहीं कर सकता ना कि भाई तू किस में जा रहा है, वो मुझे नंबर नहीं पता ना, क्योंकि आधे नंबर तो भाई मेरे नंबर से, क्योंकि मैं जो एक बार जो वैल्यू लगा दूंगा I2S में, उसे मैं बदलूंगा नहीं, उसे मैं बदलूंगा। तो जो यहाँ जो नंबर आएगा, अगर मैं I2S लगा के जो नंबर निकालूंगा वो तो रिडॉक्स वाला आएगा। क्या आएगा? और इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा जो बिना रिडॉक्स का भी है। भाई मेरे का I2S मेथड में मैं जो नंबर लगा देता हूँ ना, ये 2 और 3 एक बार, ये मैं बदलता नहीं, फिर बाकियों का नंबर बदलता हूँ। बाकियों के नंबर है बदलता हूँ। शुरुआत के तो 2 नंबर लगा देता हूँ, उनको बदलता भाई, इसको टॉपी इसकी टॉपी, फिर बदलना नहीं है उनको। और इसमें तो बहुत सारे ऐसे भी है जो बिना रेडॉक्स के, और मेरी रिएक्शन में से बैलेंस किसके आएंगे? सिर्फ रेडॉक्स वाले। बिना रेडॉक्स वाले तो लास्ट में से मैं कचरा पट्टी में बैलेंस करता हूँ, इसके 4 इसके 5 ये वाला। ये बिना रेडॉक्स वाले तो बैलेंस ऐसे होते हैं, N2 + 3H2 रिएक्ट करके बनाते हैं अमोनिया।
तो 2 नाइट्रोजन ऐसे करके बनाते हैं ना, 3 होने चाहिए ऐसे करके, तो 3s2ns3 2ns3 ऐसे बैलेंस करते हैं ना। इधर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन, ये बिना बैलेंस का रेडॉक्स है। मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती उनको ऐसे एटम गिन के बैलेंस करते हैं, इधर 2 तो इधर भी 2, इधर 3 तो इधर भी 3, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं करते। क्लियर है? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन भी काउंटर रोल करते हैं। अब देखो बेटा, मैंने कहा एक रेडॉक्स रिएक्शन है तो सिंपल सी कहानी, एक का रिडक्शन हुआ एक का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए एक ने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए। कितने रिलीज किए कितने एब्जॉर्ब किए, जो एनसीईआरटी में तो मेथड दिया रहता है ऑक्सीडेशन मेथड जो भी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, हाँ आते हैं तो पता लगता है कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारे मेथड में तो पता नहीं चल रहा, पता तो होने चाहिए। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रेडॉक्स रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रेडॉक्स रिएक्शन, कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफर होते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करें, तो ध्यान से देखो बेटा, क्लियर है कि भाई किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, ये इक्वल होते हैं बेटा एन फैक्टर इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको क्या करना है, किसी भी चीज का एन फैक्टर को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? इसका एन फैक्टर कितना है, 0, स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड, एन फैक्टर कितना है इसका, 2 है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर है 0, 0 से 2 में गया एन फैक्टर कितना है, 2, और स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इस रिएक्शन के, पूरी रिएक्शन के आते हैं ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। आप इससे निकालना चाहिए, प्लस 2 से 0 में गया कितने का चेंज है, 2 का, एन फैक्टर कितना है, 2, इससे मल्टीप्लाई करो 3 से कितने आए, 6, प्लस 2 से 0 में गया कितने का चेंज है, 2 का, 2 का चेंज है, कितने चेंज है, 3 का, प्लस 2 से 5 में गया कितने का चेंज है, 3 का, कितने आएंगे, 6। अब कोई कहेगा सर मैं तो इससे निकालूंगा, ये दोगला है, ये क्या है, इसकी बात तो मैं वैसे ही नहीं मानता, इसकी बात तो मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर है, इस साइड है कि इस साइड है? ये जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसने रिलीज किया है, जिसका रिडक्शन हुआ उसने एब्जॉर्ब किया है, अब वो किसी साइड में तो मतलब है फर्क नहीं पड़ता उससे। अब जैसे नेक्स्ट वन ये है, इस वाले रिएक्शन में +6 से किसमें गया, +3, में एन फैक्टर कितना है बेटा, 3, 3 और 2 6, एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 6। अरे बेवकूफ को, एन फैक्टर तो 6 ही है इसका, और स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसको तो पूछेंगे नहीं, इसको भी नहीं पूछेंगे, इसको पूछ लो, +3 से 6 में गया कितने का चेंज है, 3 का, स्टोइकियोमेट्रिक मीटर 6, 0 से -1 में गया 1, और 2 क्लोरीन के लिए 2, तो वापस कितना आएगा, 6। इसको पूछ लो, -3 से 0 में गया कितने गया, 3 का, 3। इसको पूछ लो, +1 से 0 में गया कितने का चेंज है, 1 का, 3 से मल्टीप्लाई 3। किसी से पूछ लो आंसर है सेम आना है, क्योंकि जितने एक ने रिलीज किए उतने तो दूसरे ने एब्जॉर्ब किए हैं, तो एक्स्ट्रा तो आने कहां से, और रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोई और चीज की जरूरत है, क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। आ रही बात समझ में, उतार लो बेटा, हो गया। अब नेक्स्ट देखो बेटा, एन फैक्टर फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाले का जो है ना, इसका एन फैक्टर निकालना थोड़ा सा मतलब अजीब सा काम है। डिस्प्रपोर्शनेशन, सॉरी क्या लिखा था, एन फैक्टर फॉर, जैसे आपके पास रिएक्शन है बेटा, I2 कन्वर्ट होता है I माइनस प्लस ए IO3 माइनस, देखो इनके एन फैक्टर निकालने में तो कोई जोर ही नहीं आया, I2 का किस निकाले, क्योंकि तो 2 I2, तो कौन सा I2 का क्या है भाई, I2 तो पूरा I2 एक ही हो जाएगा फिर वापस से। तो देखो मुझे पता है कि अगर मैं कहूँ इक्विवेलेंट वेट, क्या बोलो बेटा, इक्विवेलेंट वेट है, जो टोटल आपका इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा बेटा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन ए, यही होगा बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से कि ये प्लस, ये 0 से किस में जा रहा है बेटा, इसमें भी जा रहा है, और 0 से किस में जा रहा है, +5। तो अगर मैं कहूं कि इसका मोलर मास MI2 है, तो उसका मोलर मास MI2
मोलर मास, आयोडीन का मोलर मास Mi2 डिवाइडेड बाय इस रिएक्शन के हिसाब से कितना चेंज आया 2 का, एन फैक्टर कितना है 2 प्लस इससे इसमें भी गया है 0 से किसमें गया 5 में, चेंज कितने का 5 का, एन फैक्टर कितना 10, तो कितना आएगा Mi2 अपॉन 16 आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 Mi2 अपॉन 10। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Mi2 अपॉन, एक सेकंड थोड़ा साफ लिख देते हैं, Mi2 6 Mi2 अपॉन 10, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ Mi2 अपॉन 5/3, और हमें पता है मोलर मास अपॉन जो चीज लिखी रहती है वो क्या है एन फैक्टर, तो बेटा आयोडीन का एन फैक्टर क्या है, ये सिर्फ डिसप्रोपोर्शनेशन निकालने, बाकी तो सीधा निकलता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का निकालने का तरीका क्या है ये, उसमें इनका नहीं निकालना, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसका डिसप्रोपोर्शनेशन है वह है उसका एन फैक्टर निकालने का तरीका है, किसका एन फैक्टर निकालने का तरीका है, जिसका डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ है, इसका डिसप्रोपोर्शनेशन हुआ है। आ रही बात में इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, इससे हम पता नहीं क्या बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम कोई यूज करेंगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना है बेटा 5/3 है, फ्रैक्शन में थोड़ी हो सकता है। अरे ये एन फैक्टर है इसका, ये क्या है बेटा, अब समझ सही है ना, इसकी फिर से दो गला बिहेवियर, इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है, ये ऑल और एन का एवरेज एन फैक्टर ही हमारी रिएक्शन को सोल्व करने में काम आएगा, किसको सोल्व करने में काम आएगा, रिएक्शन में। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो साफ सुथरे वाले लोगों का यूज करेंगे, किनका यूज करेंगे, साफ सुथरे लोगों का। अब इसका एन फैक्टर आ गया, अब ये 5/3 किसके आगे लगाना है, कौन, ये एन फैक्टर है, किसी का आगे थोड़ी निकालना है, बैलेंस करने के लिए नहीं करता मैं, बैलेंस तो मैं इधर से करता हूँ ना, बैलेंस तो मैं कहां से करता हूँ इधर से, और अगर इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या थी लिखवाई दे 3i2, उसको छोड़ दे 3i, सीधा बोल दे इनका नंबर प्लस से, आपको इसका एन फैक्टर पता लग गया कितना है 5/3, 5/3 एन फैक्टर है, और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे नहीं इलेक्ट्रॉन निकालने की मैं सिखाया थोड़ी मेथड, ये मैं तो बाद में सिखा रहा हूँ, इसका मतलब कि मेरे को इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, मैं सीधा साफ सुथरा ऊपर से निकालूंगा ना इलेक्ट्रॉन, इससे निकाल दो इलेक्ट्रॉन, बात तो वही है, इससे निकाल दो, जरूरी थोड़ी इसका एन फैक्टर पता ही करो, क्लियर है। इसका एन फैक्टर हमने इसलिए निकाला है क्योंकि जब रिएक्शन करूंगा तो मैं कहूंगा सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, सबके ग्राम इक्विवेलेंट है, अभी उस कंसेप्ट पे जाऊंगा, और मुझे वहां एन फैक्टर चाहिए, मुझे वहां I2 का भी तो एन फैक्टर चाहिए, इनके दोनों का एन फैक्टर तो मैं निकाल लेता हूँ, इनका एन फैक्टर से मैं बैलेंस भी कर लेता हूँ, और इनके एन फैक्टर से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, यहाँ तक तो मैंने पढ़ाया ही नहीं ना, इसके बाद पढ़ा, मतलब मुझे इसके बाद जरूरत है, आ रही बात में, जैसे एक क्वेश्चन और लिखो उसका तुम निकालो, लिखो फटाफट लिखो, P4 का एन फैक्टर निकालो स्पीडली, थ्री, चले आगे भाई, क्या करने की जरूरत है इसमें कि जो एन इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा बेटा, मोलर मास अपॉन, ये किस में जा रहा है 0 से किस में जा रहा है बेटा +1 में, कितने का चेंज है 4 का,
प्लस 0 से किस में जा रहा है बेटा -3 में, कितने का चेंज है 3 का, तो m बाई और 3 का चेंज है लेकिन 4 का 4 प्लस कितना हो गया 12, 16 आउट करोगे तो क्या आएगा m/3 क्या आएगा और आपको पता है मोलर मास एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन lose 10 mole of electron lose 10 mole of electron and form a compound Y. Clear? If all the nitrogen of hydrogen if all the nitrogen of hydrogen if all the nitrogen of a hydrogen if all the nitrogen of a hydrogen present in Y compound, find out oxidation number of nitrogen, find out oxidation number of a nitrogen in the compound. देखो ये क्वेश्चन सामने कि आपके पास N2H4 है, कोई कंपाउंड है, वो रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा आपका Y, क्या बनाता है Y। क्लियर है। अब ध्यान से समझना बेटा कि इसका ये इसमें कन्वर्ट होता है और इसमें जितने नाइट्रोजन वो इसमें प्रेजेंट है। मैंने एज्यूम किया बेटा एज्यूम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितनी है बेटा x है, कितनी है x है। मतलब इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें जो नाइट्रोजन है वो किस में है बेटा x में, प्लस x में, वो तो उल्टा होगा तो माइनस x में अपने आप आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ नाइट्रोजन किस में है बेटा +2 में कि -2 में, -2 में, किसमें है बेटा -2 में। तो बेटा मैं इसका n फैक्टर निकालूं, इसका n फैक्टर, तो n फैक्टर कितना आएगा बेटा -2 से +x में गया, कितने का चेंज है x + 2, x + 2 तो चेंज है पर मोल, कितने 2x मतलब इसको 2x + 2 लिख दे, कोई दिक्कत है। ये क्या आ गया n फैक्टर, क्या आ गया n फैक्टर। अब आपको पता है बेटा कि अभी हमने बात की थी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n फैक्टर इनटू स्टोइकियोमेट्री हमें क्या बताता है बेटा कि कितने मोल है, कितने मोल्स हैं। क्लियर है। अब मैंने कहा 1 मोल है, क्या है बेटा 1 मोल, तो अगर स्टोइकियोमेट्री मेरा कितना रख दूं मैं 1 रख दूं तो 1 मोल के जब तो n फैक्टर क्या आएगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। क्या ये बेटा n फैक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अगर स्टोइकियोमेट्री 1 होता है भाई, अगर मैं n फैक्टर पूछूं तो n फैक्टर क्या है बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्टोइकियोमेट्री, और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है पर मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है। भाई जैसे अपने पीछे वाले क्वेश्चन में देख लो जहां हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा टोटल 6, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 3, तो पर मोल कितने का चेंज आया 2 का, और इसका n फैक्टर भी देख लो कितना है 2 है। बोलो है कि नहीं है। इसका इसके बेटा पर मोल कितना चेंज आया, इसका सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6 और इसके मोल कितने 2, कितना है बेटा 3, पर मोल चेंज कितना आया 3, और इसका n फैक्टर भी देख लो कितना है 3 है। इसका मतलब अपन सही है अपनी जगह कि अगर मैं n फैक्टर को मैं नए तरीके से लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल, क्या लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल, तो इसका मतलब ये n फैक्टर है और मुझे कहा है पर मोल चेंज कितना है बेटा 10, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है 10 के। 16 आउट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3, x इक्वल टू क्या आ गया x तो 4 था ना बेटा, y तो पता नहीं, y तो कंपाउंड है, मुझे इस y कंपाउंड में जो नाइट्रोजन उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी थी, मैंने क्या एज्यूम कर ली उसकी x, क्या एज्यूम कर ली
x। मतलब जिसकी निकाली उसके अंदर। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 1 मोल HNO3 उसमें प्लस माइनस या तो प्लस किया गया या माइनस किया गया 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उससे कंपाउंड बनाए 1 मोल N2O, 1 मोल NO, 1 मोल N2, हाफ मोल N2O। बताओ क्या होगा? वन मोल N2, ये वाला। देखो मुझे पता है नाइट्रोजन +5 में है, तो जो कर लो इसमें से आप 4 इलेक्ट्रॉन और नहीं निकाल सकते। नहीं तो माइनस साइन तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब हो गया, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। आप 4 निकाल नहीं सकते, नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आप इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? और अगर आप इसे 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो +5 से किस में जाएगा? +1 में। किस में जाएगा? +1 में। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बात गलत है। इसमें +2 है, बात गलत है। अब ये दो बचे बेटा, तो ये एक कहता है 1 मोल N2 और हाफ मोल N2O, क्लियर है? अब बेटा N2O अगर लूं मैं, क्या लूं बेटा? N2O। तो मुझे पता है कि मुझे रिएक्शन के लिए कितना चाहिए, ध्यान से देखो, मैं क्या N2O में जा सकता हूँ क्या? 2 मोल चाहिए। कितने मोल चाहिए? 2 मोल चाहिए। तो 2 मोल, मुझे तो एक नाइट्रोजन चाहिए। कितना चाहिए? एक नाइट्रोजन। तो हाफ मोल बनेगा कि 1 मोल बनेगा? हाफ मोल। क्या बनेगा बेटा? हाफ मोल। लेकिन अगर वैसे निकाले तो x बराबर तो आ गया, +1 आ गया तो ठीक है, तो +1 तो दोनों में, लेकिन रिएक्शन के हिसाब से नाइट्रोजन तो एक है, तो इधर भी कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए ना। हमारी बात में बैलेंस करने के बाद हो जाएगा ना, तो बैलेंस करने के बाद क्या यहाँ से बैलेंस पर मोल तो चेंज 4 इलेक्ट्रॉन लिए, पर इसको तो 2 मोल को 4 इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो वो तो बात ही खत्म होगी। 1 मोल ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लिए भाई, इसके 1 मोल ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, तो सिंपल सी कहानी, सामने भी नाइट्रोजन 1 ही मोल बनना चाहिए ना। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो बेटा, चले नेक्स्ट लिखो बेटा, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन में एक तो था बेटा मोल कंसेप्ट वाला मेथड, वो जो अपन बाबूलाल वाला मेथड पढ़ते आए थे, इसके इतने से गए तो इतने बने। अब है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। कौन सा मेथड है? तो लिखो फ्रॉम ग्राम इक्विवेलेंट मेथड। जैसे A+B रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा C+A D, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, B इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, C इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ A D। तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे बेटा? सेम, जितने जने। क्योंकि बेटा चिंता मत करो, क्योंकि इस चीज में सिंपल सी जो n फैक्टर से जो बराबर होते हैं वो पहले बराबर है। वो पहले क्या है? बराबर। जैसे सुन पढ़ा रहा हूँ ना ध्यान से, जैसे अपने पास है KMnO4, क्या है बेटा?
रिएक्ट करके बनाता है C2O4 2 माइनस से, और क्या बनाता है बेटा CO2 प्लस ए Mn2 प्लस। अगर मैं इसको बैलेंस करूं रेडॉक्स से तो ये आएगा आपका 5 और ये कितना आएगा 2, ये आपका 2 था और ये कितना था 10, बाकी साइड में H2H प्लस आते रहेंगे। अब आप अपने मोल कंसेप्ट वाले मेथड से क्या कहोगे कि इसके 2 मोल किसके बराबर है, इसके 5 मोल के, यही कहोगे, क्लियर है। अब यही कहोगे इसके 2 मोल किसके बराबर है, 5 मोल के बराबर। मैं कहता हूं इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ C2O4 2 माइनस। अब मैंने कहा इसके मोल N1 है, इसके मोल है, इसके मोल अपन N1 मान लेते हैं, इसके मोल N छोटे स्मॉल n से लेते हैं, मोलिडिटी का साइन आएगा नहीं तो। इसके मोल N1 है, कितने बेटा N1, और इसके मोल कितने N2, वो तो स्टोइकियोमेट्री है एक तरह से, क्लियर है। अब मैंने कहा अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट पता है, मैं क्या पता है बेटा, तो बताओ बेटा इसके, अरे चलो ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता है मैं, तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोल इनटू n फैक्टर। तो मोल कितने हैं बेटा N1, और इसका n फैक्टर कितना है बेटा 5, तो 5 इंटू N1 इक्वल टू इसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितने हैं 2, तो 2 इंटू N2, तो आप यही तो करते लास्ट में भाई। इसके N1 मोल से कितने बनते हैं बेटा, मैं कहता इसके मोल N1 है, इसके मोल कितने हैं, फिर आप घुमा फिरा के ऐसा ही करते कि इसके 2 से कितने बनते हैं 5, वो 2 और 5 पहले से क्या आ जाते हैं n फैक्टर की फॉर्म में आ जाते हैं, किस फॉर्म में आ जाते हैं n फैक्टर की फॉर्म में। तो आपको कुछ भी सोल्व करने की जरूरत है नहीं है, ये सारा मैथमेटिकली सोल्व है पहले से, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट में आप जो n फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो बैलेंसिंग नंबर ही तो है भाई, 2 और 5 ये n फैक्टर तो थे, इसी पे आप कहते हो इसके 2 से कितना बनता है 5, मैं उसे n फैक्टर में ले लेता हूँ, किस में ले लेता हूँ। तो आपसे तुम्हारे एक नई कंसेप्ट है कि सबके ग्राम इक्विवेलेंट वेट है बराबर, हमारी बात में सबने आपस में रिएक्शन की, इन दोनों रिएक्शन करके ये 2 बनाए, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके गए उतने इसके जाएंगे, उतने इनके बनेंगे। गए ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कुछ रिएक्शन की रिएक्ट किया ही नहीं, वो बात नहीं, जितने गए उतने इनके बनेंगे। और हम वहां हम लिमिटिंग रिएक्शन कैसे देखते थे, जिसका अमाउंट सबसे छोटा ऐसा करके, यहाँ सिंपल सा जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम वही लिमिटिंग, कोई बाबूलाल वाबूलाल निकालने की जरूरत है नहीं, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम वही लिमिटिंग। सभी का सेम तो होगा, अगर मैं 2 अलग अलग दे दूं तो दो, सभी का सेम का मतलब गया अमाउंट है, मैं इसका 10 ले लूं ग्राम, इसका 10 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले लूं, इसका 15 ले लूं, तो रिएक्शन में इसके 10 जाएंगे तो इसके भी कितने जाएंगे 10 जाएंगे, तो 5 तो बच जाएंगे ना। जितने यूज ए के जितने यूज होंगे उतने ही बी के, जितने इन दोनों के यूज, इसका 10 यूज हुआ है तो इसका भी 10 यूज होगा, इसका 10 बनेगा, इसका भी 10 है, सबका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर यूज होता है बराबर है। अब एक का तूने ज्यादा ले लिया तो बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा एक्सिस में, क्लियर है। तो ये उतारो लिखो, हो गया, तो क्वेश्चन लिखो, एक पॉइंट बनाए और लिख लेना ऐसे, those have less gram equivalent are limiting reagent, those have less gram equivalent are limiting reagent। क्वेश्चन लिखो, how many ml 0.1 molar calcium hydroxide should be added to complete neutralization of
0.2 मोलर H2SO4, 100 ml 100 ml 0.2 मोलर H2SO4, 100 ml 0.2 मोलर H2SO4। क्लियर है? जो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं है। हमारे पास क्या था बेटा, H2SO4। क्या है बेटा, H2SO4। अब देखो बेटा, आप सबको एक चीज पता है कि नॉर्मलिटी क्या होती है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन ए वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बेटा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर है, इसका मतलब नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई बराबर है। तो अगर मैं कहूं H2SO4 की नॉर्मलिटी है N1, H2SO4 की वॉल्यूम में क्या है बेटा, V1 है। क्या मान ली, V1। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, उसकी नॉर्मलिटी कितनी है बेटा, N2, वॉल्यूम क्या है, V2। तो हमें पता है N1V1 इक्वल टू N2V2। और N1 क्या है बेटा, एम एन फैक्टर N1 इंटू मोलरिटी M1 इंटू V1। इसको क्या लिख दूंगा, N2 इंटू M2 इंटू V2। ये N1 N2 क्या है बेटा, एन फैक्टर। और मुझे पता है बेटा कि नॉर्मलिटी क्या होती है बेटा, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। अब मुझे क्या क्या गिवन है, नॉर्मलिटी कितनी गिवन है बेटा, सॉरी एन फैक्टर कितना है H2SO4। अब देखो रिएक्शन क्या है, H2SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एसिड बेस रिएक्शन हुई। तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, 2। मोलरिटी कितनी है, H2SO4 0.2। वॉल्यूम कितनी है, 100 ml। क्लियर है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी एन फैक्टर कितना है, 2। मोलरिटी कितनी है, 0.1 इंटू वॉल्यूम। अब देखो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, ये ml में तो ये भी ml में, ये लीटर में तो ये भी लीटर में। आगे बात में आप याद करो, आप जो टाइट्रेशन करते थे 12th क्लास में, उसमें यही तो करते थे, 2m1v1 इक्वल टू 5m2v2। चमकता नहीं था, कैसे आया था, आप समझ में आया? आपने n1v1 इक्वल टू n2v2 किया था, जो आपने 12th क्लास में थी ना, यही तो टाइट्रेशन थी। आपने n1v1 इक्वल टू क्या किया था, n2v2। अब इसका एन फैक्टर कितना आया था, 5। तो 5m1v1 इक्वल टू इसका एन फैक्टर कितना था, 2, 2m2v2। देखो यही किया था ना, वो यही तो था। आई बात में? तो तुम्हें रियलिटी में वहां स्कूल में जब तुम कर रहे थे टाइट्रेशन, तो ये करना था, पर तुम्हें स्कूल में रटवा दिया कि ये करना है ना, मतलब ठीक है। तो मतलब हमें कुछ नहीं करना होता, हमें दो रिएक्शन, जो भी रिएक्शन दिए सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दो, बराबर। अब ग्राम अगर वो वॉल्यूम में खेले तो n1v1 इक्वल टू n2v2 कर दो, ठीक है। हाँ तो मोल से, किसमें मोल बराबर कर दिए थे बेटा, वो क्या होता है कि मोल भी तो बराबर होंगे ना आखिरकार, कि न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो आगे जाके इस क्वेश्चन में तो बैठ गई कहानी, हर बार बैठे जरूरी थोड़ी है। मैंने तो कंसेप्ट बताया सबसे इजी तरीके से। हाँ तो देखो मैंने कहा मेथड तो मोल वाला भी है, मेथड ये भी है, दोनों मेथड से कोई सा भी गलत नहीं। क्लियर है? कहाँ पे? हाँ तो मैंने मोलरिटी तो रखी है। हाँ n1v1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, मोलरिटी में कन्वर्ट कर लिया। मैंने तो कंसेप्ट सिखाया, ये होता है। क्लियर है? अब जो बड़ा क्या होता है कि अगर हमारे पास तीन रिएक्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी रिएक्ट करके बनाते हैं कोई डी। क्या बनाते हैं बेटा, डी। अब मैं कहूं ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं करते, ए और बी आपस में रिएक्ट है, लेकिन वो सी से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं, सी से। मतलब सी ए और बी दोनों से रिएक्ट करता है। तो सिंपल सी कहानी क्या है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए प्लस ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बी, दोनों मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं। दोनों आपस में तो रिएक्शन किए ही नहीं थे भाई, जो आपस में रिएक्शन करते हैं उन सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। अब ए और बी कहते हैं हम तो एक ही पार्टी के, और हम किससे रिएक्शन करते हैं, सी से। तो क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डी। भाई मिलकर रिएक्शन किए इन्होंने, और जबकि अभी इससे पहले वाले में क्या था, ए ने बी से की थी और सी और डी बनाया था, तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर। अब यहाँ ए और बी एक ही पार्टी के हैं। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन कराता हूं, उतारो।
ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेशन दोनों ध्यान, क्वेश्चन एकदम एकदम बहुत लो आ रहे हैं, मतलब होता है ना एकदम मस्त याद करने वाले ना, पढ़ना पड़ेगा, याद करने वाले हैं, याद करने वाला फंडा है। देख लिया हमने। अच्छा, आपको याद करने वाला कल के टेस्ट के लिए बता रहे थे आगे चले, क्वेश्चन लिखो कि आपके पास एक कंटेनर है बेटा, आपके पास क्या है कि कंटेनर, उस कंटेनर में बेटा 2 मोल H2C2O4 है, इसी में बेटा आपके पास 2 मोल NaHC2O4 है, क्लियर है। उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, क्या डाला बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके मोल निकालने, इसके मोल निकालने, क्लियर है। तो देखो बेटा ये दोनों तो आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों से रिएक्शन करेगा, दोनों से क्या करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके इक्वल होगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaHC2O4, क्लियर है। अब मुझे पता है ग्राम इक्विवेलेंट, अब ये H2C2O4 क्या है, एक एसिड है, कितने H प्लस देगा, 2, तो स्कैन फैक्टर कितना है बेटा, 2, और मोल भी कितने, 2, प्लस ये भी एक एसिड है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो है, लेकिन ये कितने H प्लस देगा, 1, जो कल साची पूछ रही थी। अब देखो इसने 2 दिए, इसने कितने दिए हैं, 1, तो अब स्कैन फैक्टर कितना माना जाएगा, 1, तो 2 इंटू 1 कितने आ गए बेटा, 6, ये तो क्या आ गया बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या आ गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, खुद है कि बेस, तो मोल इंटू 3, तो मोल कितना आ जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा, 3। देखो इसमें हमें ना रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती, ना कुछ और करना पड़ता, ना ये देखना पड़ता इसने इससे रिएक्शन किया कैसे किया, क्लियर है। हाँ पहले मोल वाला सुलटाओ, लिख लिया सबने, क्या ये बेटा, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा, मोल इंटू एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना है, एसिड का 1, तो फिर से मोल इंटू एन फैक्टर, क्योंकि इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की नहीं, इन दोनों एसिड ने मिलकर किससे रिएक्शन की है, बेस से, क्लियर है। तो अब आगे जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां एसिड बेस वाला खूब फंडा है, सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दो, बराबर कर दो, कुछ करने की जरूरत थी, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट स्टडी लगो बेटा, टाइट्रेशन, मतलब ये भी पढ़ना पड़ता है, ये तो ऐसे ही है, हवा ऐसे गैस की कर सकते हैं, निकल जाता है। हम्म, नहीं सर,